हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसके लिए? 10th क्लास के लिए। DSCU के अंदर जो लोग अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ेंगे या उसका एंट्रेंस देंगे उसके लिए, और CUET के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर इसमें एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन 10th बेस्ड है, 12th बेस्ड है उनके अंदर। अब और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है 10th क्लास का, 12th क्लास का इवन एक फिजिक्स का इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बेसिक चीजें इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग किस में पढ़ेंगे? इस चैप्टर में। यही चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट के नाम से है किसमें? 12th क्लास में। यही चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर है किसमें? 10th क्लास में। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को, जल्दी से जल्दी एक शॉर्ट नोट की तरह मेन सारे टॉपिक इसके जल्दी डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। चैप्टर का नाम अभी, क्योंकि हम 10th क्लास का बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो इसका नाम रख देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। चलो इसके लिए स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, देखो बच्चों एक टर्म निकल के आती है। अगर मैं टर्म का नाम लूं इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर इंक्लूडेड है एक टर्म इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक टर्म इंक्लूडेड है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल है, किसी भी एटम का एक छोटा पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। इसी की तरह न्यूट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या होता है? मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह से, जिसकी वजह से हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से क्या होता है? करंट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। यानी अगर मैं एक वर्ड को लेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट करा जाता है? आई से। इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोट करा जाता है? आई से। और 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट, विच इज कॉल्ड एज एम्पियर। एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है किसमें? एम्पियर में। और अगर इसकी मैं यूनिट बोलूं तो इसे डिनोट करा जाता है ए। देखो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करा जाता है amount of charge flow from one point to another point with respect to time. With respect to time कैसे? अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला लेंगे तो I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। किस तरह से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज मूव करेगा, कितने टाइम में मूव करेगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरी जगह दूसरे पॉइंट तक मूव करेगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज, बच्चों ये चार्ज आया कहां से? अभी बताया हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 2 चीजें हो सकती हैं। हम बोलते हैं एटम, एटम के अंदर क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, ये उसका न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और बाहर क्या है इसके? इलेक्ट्रॉन्स। अब जब भी हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो देखो चार्ज हमारा पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, या फिर चार्ज हमारा नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। जनरली जब भी इलेक्ट्रिक करंट के मूवमेंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को
को बोला जाता है इलेक्ट्रिक करंट कहां मूव करता है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर यहां मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट कहां मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका आज तक कोई वैसे एक सटीक आंसर नहीं दे पाया कि किस वजह से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और करंट उस डायरेक्शन में। बहुत सारी थ्योरीज आई और गई। बेसिकली हमें यह माना जा रहा है पॉजिटिव चार्ज है वो उस साइड मूव कर रहा है जहां पे करंट मूव कर रहा है, नेगेटिव साइड उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कई लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरीज। अभी आप लोगों को याद रखना है चार्ज फ्लो करता है ए से बी में, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है इधर से इधर, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। यानी मैं इसे ये भी बोल सकता हूं पॉजिटिव चार्ज पकड़ पकड़ के मूव कर रहा है ए से बी तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बी से ए तक। इसलिए हम बोल देते हैं चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जिसको सी से भी डिनोट कर देते हैं। टाइम की यूनिट होती है सेकंड, जिसको एस से भी शो कर देते हैं। यानी हम चार्ज पर सेकंड को क्या भी बोल सकते हैं? एम्पियर। यानी 1 एम्पियर इज इक्वल टू, अगर मैं डिनोट करूं तो हम बोल सकते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फ्रॉम ए टू बी विद इन 1 सेकेंड। इसी को ही हम क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। इस तरह से हम डिनोट करते हैं किसको? इलेक्ट्रिक करंट को, इन फॉर्म ऑफ आई। इसका सिंबल है आई। और जब एक कूलम चार्ज एक सेकंड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो हम बोलते हैं कितना करंट डेवलप होगा? 1 एम्पियर। इस तरह से हम लोग किसको डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट से। तो होप यू गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, चलो रब करें। ये है इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट को देखने के लिए अगर हम मेटल को डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक करंट किस में फ्लो हो रहा है? कंडक्टर में फ्लो होता है या मेटल में फ्लो होता है जिसके पास सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इस तरह से अगर मैं डिफाइन करूं तो हम लोग किसी भी मटेरियल को जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। यानी जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे वो होगा हमारा कंडक्टर, जिसके अंदर मॉडरेट अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो होगा हमारा सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट निल होंगे या ना के बराबर होंगे उसे बोलेंगे इंसुलेटर। यानी जिसमें करंट बहुत ज्यादा बहेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट उसे बोला जाएगा कंडक्टर, जिसमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? तो ये बिहेव करेगा, रूम टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो ये बिहेव करेगा एज ए इंसुलेटर। और अबव रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर, सेमीकंडक्टर। बच्चों सेमीकंडक्टर बेसिकली किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। यानी हम बोले ये इंप्यूरिटीज होती हैं किसकी? मेटल्स में अगर इन्हें मिक्स करा जाता है तो ये एक तरह से क्या है? इंप्यूरिटीज। जब इंप्यूरिटीज बढ़ाई जाती हैं तो ये बिहेव करने लग जाता है कंडक्टर की तरह, और जब इंप्यूरिटीज कम करी जाती है ये बिहेव करता है किसकी तरह? इंसुलेटर की तरह। मेटल का अगर हम एग्जांपल लेना चाहे तो मेटल में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं: सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिसमें करंट बहता है। सेमीकंडक्टर एग्जांपल दे दिया, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इंसुलेटर के भी बहुत एग्जांपल हैं: ग्लास, रबर, ग्लास,
रबर, वुड, ये सारे क्या हैं? इंसुलेटर, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। समझ में आया? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। बढ़े आगे। ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट जिसकी हम बात कर रहे थे। रब करते हैं इसे। इलेक्ट्रिक करंट, देखो डस्टर को ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट के बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे बोलते हैं V। V मीन्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम किसे बोलते हैं? जब किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है, उसको करने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम किसकी फॉर्म में भी देख सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब एक चीज हाई होगी, एक चीज लो होगी। हमेशा बोलते हैं जैसे टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर लो, तो हीट कहां से कहां फ्लो होगी? हाई से लो की तरफ। अगर मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस, एक जगह ज्यादा है, एक जगह कम है, तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा? हाई से लो की तरफ। चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? हाई से लो की तरफ। तो इसलिए हमेशा करंट फ्लो होगा, या फिर बोलेंगे हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम बोलेंगे चार्ज जहां से ज्यादा है वहां से कम की ओर मूव करेगा। तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ज्यादा से कम की तरफ क्या होगा? वर्क डन, किसी भी चार्ज को मूव कराने के लिए। तो देखो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। तो जूल पर कूलाम। अगर किसी चार्ज को मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क करना पड़ रहा है तो क्या जनरेट होता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस। इसे ही हम क्या बोल देते हैं? वोल्ट। यानी when amount of work done to move a 1 coulomb charge from A point to B point is 1 joule, then it generate a potential difference of 1 volt. 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए हमें एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाना पड़ेगा। इस तरह से हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दो जगह की बात हो रही है। जब बोला जाए आपसे पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट, तब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, कि पोटेंशियल डिफरेंस कहां से कहां तक? इंफिनिटी से किसी भी एक पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन हो रहा है उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पॉइंट। समझ में आया? तो ये है हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं ताकि मेन टॉपिक सारे हम लोग कवर कर लें। अब आता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट था, इसका पूरा नाम था साइमन ओम्स या जॉर्ज साइमन ओम्स। इसने एक लॉ दिया था, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड करेंगे उसमें उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है आर आई। कई बुकों में और अच्छी तरह दिखाने के लिए हम इसे V इक्वल टू आई आर लिख देते हैं, और इस कांस्टेंट का नाम है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस।
क्या है? रेजिस्टेंस। अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेजिस्टेंस। कभी भी करंट के फ्लो को रोकने के लिए जो यूनिट काम में लिया जाती है या जो अड़चन पैदा करता है, उसे रोकता है, उसे बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे रेजिस्टेंस है हमें आगे से बढ़ने से रोकने के लिए। तो करंट को सर्किट में बढ़ने से रोकने के लिए होता है रेजिस्टेंस। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। बच्चों इसकी यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम, जिसको हम डिनोट भी कर देते हैं एक सिंबल इस तरीके से, ओम। यानी when 1 volt applied in a circuit, flow of electric current is 1 ampere, then resistance is 1 ohm। इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यानी जब एक सर्किट में बैटरी लगाई हो 1 वोल्ट की और उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो, तो उस सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है? 1 ओम। ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? तो हम बोल सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। किस किस चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो याद रखने के लिए बहुत सिंपल चीजों में, सिंपल वर्ड्स में याद रखेंगे। हर उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा जितना ज्यादा हमारे पास कंडक्टर की लेंथ होगी। यानी वायर जितना लंबा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, रेजिस्टेंस हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया के। यानी एक कंडक्टर जितना मोटा, रेजिस्टेंस उतना कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और तीसरा रहता है नेचर ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल हमने काम में लिया है वो डिपेंड करता है कि उसमें से कितना करंट फ्लो होगा। जैसे मान लो मैं लेता हूं एक सिल्वर, सेम वायर है, 5 मीटर का वायर है, उसमें से करंट फ्लो कराएंगे। सेम लिया मैंने 5 मीटर का कॉपर का वायर, उसमें से करंट फ्लो कराएंगे। तो ज्यादा करंट किस में से फ्लो होगा? सिल्वर में से, एज कंपेयर टू कॉपर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू, इसका रेजिस्टेंस हल्का सा ज्यादा होता है, इसलिए इसका करंट ज्यादा फ्लो होता है और रेजिस्टेंस कम होता है। इसमें करंट कम फ्लो होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इन दोनों के अंदर। लेकिन ये बहुत कॉस्टली है, ये बहुत चीप है, तो इसलिए हम लोग आजकल कॉपर वायर भी यूज में लेते हैं। कॉपर वायर को यूज में लेते हैं किसके लिए? हमारे सर्किट्स के लिए, मेन सप्लाई लाइंस के लिए, क्योंकि ये लाइट वेट भी है। आ रहा है समझ में? इस तरह से रेजिस्टेंस इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म इंक्लूड करेंगे हम। रेजिस्टेंस की यूनिट आप लोगों को बता दी है, ओम है। एक और टर्म आती है जिसे बोलते हैं रेसिस्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी बोले या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमने अगर दोनों को साथ में लिया है तो हम बोल रहे हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक टर्म आती है रो, जिसे बोलते हैं रेसिस्टिविटी, जिसे हम क्या भी देख सकते हैं, रो इज इक्वल टू RA बाय L। इसे ही बोला जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, और रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। यही चीज अगर हम लोग इसकी यूनिट निकालेंगे तो क्या निकलेगी? ओम। मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी। तो रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल पे। इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। मेटल की रेसिस्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। अगर हम लोग बात करें तो इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी लगभग होती है, हम अगर प्लस में लेंगे तो इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी हम निकालेंगे तो इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी मेटल के कंपैरिजन में क्या होगी?
बहुत ज्यादा होगी। तो ये टर्म थी रेसिस्टिविटी। तो ये पूरी टर्म क्लियर हुई होगी। एक और क्वेश्चन जो ओम्स लॉ में बनता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा। इसको क्लियर रखना दिमाग में। अब आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक क्लास और रखेंगे हम लोग, जिसको आगे देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी मेन टॉपिक और टर्म्स इंक्लूड करें। अब देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस को कैसे शो करा जाता है? इस तरीके से। किस तरह से कंबाइन करा जाता है उसको भी देखेंगे। तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? जब बहुत सारे रेजिस्टेंस एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली लगा दिए जाते हैं तो इसे बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट। R1, R2, R3। तब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है कि हम सबको क्या करें? प्लस कर दें। ये सब कुछ निकाला ही जाता है किससे? ओम्स लॉ से ही निकाला जाता है कि V इक्वल टू IR। थ्रू आउट द सर्किट पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम रहेगा और करंट डिफरेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर रेजिस्टेंस। ये है हमारा सीरीज अरेंजमेंट। और पैरेलल अरेंजमेंट हम किसे बोलेंगे? ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, ये भी A पॉइंट और ये B पॉइंट, इनके बीच में R1, R2 और R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अगर पैरेलल में लगे हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बच्चों, पैरेलल और सीरीज का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी अप्लायंसेस को एक के बाद एक लगाए जाते हैं कंटिन्यूअसली एक ही लाइन में, तो उसे हम सीरीज अरेंजमेंट बोलते हैं। हर अप्लायंस का अपना प्रतिरोधक क्षमता है, यानी रोकने की रेजिस्टेंस पावर अलग अलग होती है। लेकिन सीरीज के अंदर क्या लॉस रहते हैं? अगर हम एक इक्विपमेंट ज्यादा वोल्टेज का या ज्यादा रेजिस्टेंस का लगा देंगे तो वो ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। एक कम रेजिस्टेंस का लगा देंगे तो वो हम बोलेंगे, एक ज्यादा रेजिस्टेंस का लगा देंगे तो बोलेंगे कम करंट ड्रॉ करेगा, एक कम रेजिस्टेंस का लगा देंगे ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। तो इसमें बैलेंस ऑफ करंट नहीं होता है और बाद वाला हमेशा बाद वाले को क्या होता है? कम करंट मिलता है, क्योंकि जो पहले इसमें यूज ले लेगा उसे बचा हुआ करंट आगे मिलेगा। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में क्या होता है? करंट इक्वली डिवाइडेड होता है सब में। जैसे मान लो हमारे पास 6 एम्पियर करंट है, तो करंट इसमें 2 एम्पियर जाएगा, इसमें 2 एम्पियर जाएगा, इसमें 2 एम्पियर जाएगा, सबको इक्वली मिलेगा। लेकिन अगर इधर की बात करेंगे तो इधर जिस तरह की डिवाइस लगी होगी, पहले करंट विड्रॉ ये कर लेगा, फिर बचा हुआ ये, फिर और थोड़ा सा ये, इस तरह से। यहाँ पे कई कनेक्शन अगर खराब होता है तो आगे की पूरी अप्लायंसेस ऑफ हो जाती हैं। यहाँ पे अगर एक कोई खराब होता है बाकी दोनों अप्लायंसेस चलती रहती हैं। एक और चीज, जो इसमें अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज को हम लोग मेजर करते हैं, वो डिवाइसेस याद रखना। एक होती है डिवाइस जिसे बोलते हैं हम एम्पियर मीटर। ये क्या मेजर करता है? करंट को, एम्पियर मीटर। एक डिवाइस होती है जिसे बोलते हैं वोल्टेज मीटर या वोल्ट मीटर। वो किसको मेजर करता है? वोल्ट। ये मेजर करता है करंट को। एक डिवाइस होती है जी, गैल्वेनोमीटर। ये देता है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। वोल्ट मीटर हमेशा कहां लगाया जाता है? पैरेलल में।
और ये हमेशा हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। करंट को हमेशा लगाया जाता है सीरीज में। ये कैसी डिवाइस होती है? लो रेजिस्टेंस डिवाइस। तो बच्चों आपको समझ आया होगा, हमने सीरीज और पैरेलल और सारे मीटर जल्दी जल्दी डिस्कस करें। चलो इनको रब करते हैं। अब एक छोटी सी टर्म है हीट। हीट किस तरह से करंट को कोरिलेट करती है? अगर हम हीट को देखेंगे तो हीट के लिए आप लोगों के पास एक फॉर्मूला आएगा जिसे हम क्या भी बोल देते हैं, हीट और पावर। चलो दोनों को हम एक साथ ले रहे हैं, हीट और पावर। हीट को हम इसकी यूनिट लेते हैं जूल, और पावर की यूनिट लेते हैं वॉट। पावर जनरली हम लोग क्या करते हैं, पावर का फॉर्मूला है हमारे पास P = VI, और हीट का जो मेन फॉर्मूला है उसे लेंगे I²RT। इन दो फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। वैल्यूज हम लोग चेंज कर सकते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। जिस तरह से हमें पता है V = क्या होता है, IR होता है, IR होता है। रो = क्या होता है, RL/A। ये सब चीजें हमें याद रखनी है ताकि हम करंट क्या होता है, करंट हमें पता है क्या होता है, Q/T। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज हमें पता होना चाहिए, W/Q। इन सब फॉर्मूलों को ही काम में लेके हम लोग इन फॉर्मूलों तक पहुंचते हैं, जिसमें हीट का फॉर्मूला ये है और पावर का फॉर्मूला ये है। पावर को और हीट को किस तरह से कोरिलेट करा जाता है? देखो हीट का काम है, जिस भी डिवाइस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा वो हीट ज्यादा जनरेट करेगा। जैसे हीटर में हम एक काम मेटल काम में लेते हैं जिसे बोलते हैं नाइक्रोम मेटल। इसके अंदर ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से हीट लिबरेट होती है इन फॉर्म ऑफ हीट, बोल देते हैं। हीट लिबरेट होगी इन फॉर्म ऑफ करंट, यानी जब करंट ज्यादा लिबरेट होगा, करंट को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो वो मेटल क्या होगा, ग्लो करेगा, हीट जनरेट करेगा। या फिर हम बोल सकते हैं बल्ब में यही किस फॉर्म में आता है, टंगस्टन फॉर्म में। फिलामेंट बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला होता है, तो ये लाइट रेडिएट करता है, जिन्हें हम यूज करते हैं। पावर को यूज करा जाता है वॉट की। पावर की ही आगे चल के यूनिट होगी किलोवाट आवर। यही यूनिट हम काम में लेते हैं जब हमारे पास बिजली का बिल आता है, किलोवाट आवर। एक घंटे के अंदर कितना वॉट कंज्यूम हो रहा है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जो हमारी आती है ना घरों में यूनिट, 1 यूनिट 2 यूनिट किलोवाट आवर में आती है। तो ये हमने मेन टॉपिक जल्दी सारे डिस्कस कर लिए हैं इलेक्ट्रिक करंट के, एक बहुत ही छोटा सा शॉर्ट नोट्स फॉर्म में रिवाइज करने के लिए। समरी इलेक्ट्रिक करंट होप आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। थैंक यू।